नमस्कार। एचएनएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान हैं हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन के खास प्रोग्राम खास मुलाकात नमस्कार। में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? बड़ा उतार चढ़ाव भी हमने देखा और आज आप राज्य में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। किस तरह का आपका सफ़र रहा? देखिए, राजनीति से मेरा या मेरे परिवार का दूर दूर का भी नाता नहीं था। जी। मेरे 8 भाई फौज में थे। मेरे ताऊ जी फौज में, मेरे चाचा जी फौज में, मेरे पिताजी फौज में। मैं भी 76 से लेकर 83 तक गढ़वाल राइफल में एक सिपाही के रूप में मैंने सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं तो बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया। मुझे घटना याद आती है, 1985 की थी और हरवंश कपूर जी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनका चुनाव था। उनका भतीजा योगराज कपूर मेरा मित्र था, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, और प्रकाश सुमन ध्यानी जी मेरे आवास पर आए। मैं घर के बाहर ऐसे ही बैठा हुआ था तो मुझसे कहने लगे, यार उसने कहा मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने यहाँ पर बस्ता लगाना है। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बस्ता क्या चीज़ होती है। उन्होंने बताया कि बाहर जब लोग वोट डालने जाते हैं तो वोटर लिस्ट से जो टिक करते हैं उसको बस्ता कहते हैं। तो बाई एक्सीडेंट में पॉलिटिक्स में आया, ने बस्ता लगाना शुरू किया और लगातार संघर्ष करते हुए पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने एक बूथ के अध्यक्ष से काम शुरू किया। युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष, प्रभारी, फिर पार्टी का मंडल का जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, स्थायी निकाय का प्रदेश अध्यक्ष करते हुए 2007 में मुझे पार्टी ने राजपुर विधानसभा से लड़ने का मौका दिया और मेरे सामने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी था। सीएम का दावेदार था। लगभग 3660 मतों के अंतर से मैंने उनको हराया और उसके बाद जब मेरी सीट रिजर्व हो गई जी। तो पार्टी में कुछ चाहने वाले होते हैं। जिस सीट पर मुझे भेजा गया उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी। हमारे कामना मंत्री थे, नारायण सिंह राणा, की जमानत जब्त हुई थी, एक प्रत्याशी और थे। तो उन्होंने मुझे निपटाने के लिए वहाँ भेजा था कि गणेश जोशी वहाँ जाएगा, निपट जाएगा। जी। लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। वहाँ से पहला चुनाव 9746 वोट से, दूसरा 12,500 वोट से, तीसरा 15,000 वोट से और आज चौथी बार उस क्षेत्र से विधायक हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने केंद्र नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, कि मुझे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद धामी जी जब मुख्यमंत्री बने फिर बनाया गया जी। और 2022 के बाद फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। और मेरी कोशिश रहती है कि कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है मैं उसके साथ न्याय करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा औरों से मैं अलग दिखाई देता हूँ और चर्चाओं में भी रहता हूँ। जी। तो सर, एक गरीबी वाले दौर का भी आप जिक्र करते हैं। देखिए, मैंने भूख भी देखी है, मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने राशन की लाइन भी देखी है, मैंने सिटी बस का सफ़र भी किया है। और बचपन में जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, चौथी क्लास तक मुझे एक सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया और जब मैं 5वीं क्लास में गया तो छोटे भाई बहनों को वहाँ पर डाल दिया गया और मुझे जो टाट पट्टी वाला इसमें तख्ती को ऐसे काला करके घोटते हैं वहाँ भेजा गया। और गर्मियों की छुट्टी में हर की पौड़ी में मैंने गुब्बारे बेचे। तो मुझे अपना अतीत हमेशा याद रहता है।
और मुझे वो भी याद है जिस मसूरी का मैं आज 3-3 बार मुझे वहाँ के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। एक बार वहाँ मैं पिकनिक जा रहा था, मैं 1972 की शायद घटना, 71-72 की। तो उस ज़माने में क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे और जो सेकंड वर्ल्ड वार में थे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। पहले मुझे 96 में मिलता था, जब मैं 9th में गया 120 हो गया। तो एक 2 पैंट कमीज हमारे पास हुआ करती थी, एक धोते थे दूसरी पहनते थे। और एक बार जब मैं पिकनिक जाना था हमने, और मैं अपनी पैंट कमीज प्रेस कराने धोबी के पास ले गया, साइकिल हुआ करती थी। जब प्रेस कराकर वापस ले जा रहा था, जो साइकिल का कैरियर लूज था, वहां से पैंट कमीज निकली और क्या बोलते हैं उसको, फ्राइवल बोलते हैं जिसमें वो दांत होते हैं जी। उसमें फंस गई, बिल्कुल क्रश हो गई। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। फिर मैंने जो कपड़े पहन रखे थे उनको धोया, और उनको सुखाएं कैसे, धोबी बंद हो गया था। फिर घर में जो प्रेस थी उसको ढूंढा तो उसमें जंग लगा हुआ था, उसको रेगमार से साफ किया। फिर कोयले के चूल्हे से उसको गर्म किया, उससे उन कपड़ों को सिखाया और उसको पहनकर मैं मसूरी गया था। आज मसूरी की मान जनता ने मुझे 3 बार वहां से विधायक बना दिया। एक घर भी था सर आपका, जो आप बताते हैं कि बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कतें होती थी। देखिए, जब हरिद्वार में इस मकान में रहते थे, मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता था तो वो उसको रिपेयर नहीं करता, तो छत टपकती थी। और जब बारिश होती थी तो हम 5 भाई बहन एक टब लगाकर उसके किनारे ऐसे बैठ जाते थे। और आज प्रभु की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मैं इस लायक हो गया हूं कि आज मेरे पास कोई आता है तो मेरी छत अगर छू रही थी, मुझे टीन चाहिए, मुझे टीन दे देता हूँ। किसी को कहता है मुझे पॉलीथीन चाहिए, जो भी मुझसे मदद होती है, तो आज ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है। और मेरी कोशिश रहती है कि ईश्वर ने अगर आपको शक्ति दी है, उसका सदुपयोग जनता के लिए, जनता के हित के लिए, समाज के लिए होना चाहिए। और मैं इसी भावना से काम करता हूँ। यही कारण है कि कई विरोध होने के बावजूद मेरे खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र चलते रहते हैं और हमेशा मैं सफल रहता हूँ। कैबिनेट मंत्री का दायित्व आप संभाल रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकता हैं जिनको आप रखते हैं प्राथमिकता पर? देखिए, सबसे पहले, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, मेरे परिवार से भी 1980 में मेरी कजन, जो मामा जी की बेटी है, उसका हस्बैंड श्रीलंका में एक एम्बुश में मारे गए थे। उसमें मेरी भांजी 2.5 साल की थी, अब तो उसकी शादी हो गई है। और हमने मंत्री बनते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। आपको ध्यान होगा, एक शहीद सम्मान यात्रा हमने पूरे प्रदेश में निकाली थी। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इस काम को हम कर रहे हैं। और सैन्य धाम, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प है, उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं जी। और उसको हमने अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिस्थापित किया है। जब शहीद सम्मान यात्रा हम निकाल रहे थे और बागेश्वर में एक घर में मैं उस पवित्र माटी को लेने जब वहां पर गया, तो बहन चिपटकर मुझसे रोने लग गई। उसने कहा, कभी हमने सोचा नहीं था
वो उसका भाई था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार जब हम अमर जवान ज्योति के नीचे उसको साबित कर रहे थे तो कई वीर माताएं, वीर बहनें मुझसे चिपट कर रोने लग गई कि अभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे पति को उतना सम्मान मिलेगा। तो हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि सैन्य धाम को शीघ्र ही पूरा करके, अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भाई उस के अध्यक्ष भी हैं, उसमें तय किया है कि किसी भी सी में 15 अक्टूबर तक उसको पूरा करके यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। दूसरा, कृषि विभाग मेरे पास है जी। आज कृषि में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है। पहले 7.70 लाख हेक्टेयर में हम खेती करते थे, जो आज घटकर 5,80,000 हेक्टेयर हो गया है। लेकिन हमारा उत्पादन बढ़ा है। पहले जहां 16 लाख मीट्रिक टन हम उत्पादन करते थे, आज हमारा उत्पादन 19,20,000 मीट्रिक टन हो गया है। इसका मतलब कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा जी। हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। आज एप्पल के क्षेत्र में हम कश्मीर व हिमाचल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। और आज हाई डेंसिटी का जो हम एप्पल लगा रहे हैं, पहले सेब जो है 5-6 साल में फल देता था। आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लेकर आ रहे हैं जी 2 साल में फल दे रहा है, पहले 1.5 साल में फल दे रहा है। पहले 6.5 किलो देता है, फिर 22 किलो देता है, फिर 24.5 किलो देता है। अभी जब मैं रामगढ़ के दौरे पर था, हमारी एप्पल की बेल्ट है, और मुझे किसान अपने घर ले गए, कहने था हमारा सेब जो है मंडी वाले नहीं ले रहे हैं। जब मैंने मंडी के एमडी को फ़ोन किया, मुझे बताया गया कि पिछले सीजन में इनका 9,000 टन सेब आया था, इस बार अभी तक 14,000 टन आ चुका है और लगभग 8-9 हज़ार और बाकी है। इसका मतलब हमारा उत्पाद बढ़ा है जी। इसी प्रकार मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, क्योंकि ग्राम विकास विभाग भी मेरे पास है जी। पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक हम 93,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बना चुके हैं, और मुझे तो लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है उससे कहीं आगे हम जाने वाले हैं। मैं देखता हूं कि आज हमारी समूह की बहनें जी आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मैं उधम सिंह नगर का प्रभारी हूं। वहाँ एक कार्यक्रम में जब वहाँ पर 2,000 से करीब समूह की हमारी बहनें वहाँ पर थी, और मैंने उनसे जब सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये बताओ, उस समय मोदी जी की सरकार को 8 साल हुए थे। मैंने कहा बेटा आप ये बताओ कि आपको क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? वो अनपढ़ बहन है, उसने कहा कि जब पहले हमें पैसों की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे। आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि 1 लाख तक हम खर्च कर सकते हैं। जी समूह को हम 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारी ये बहनें मजबूत हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो एक घर मजबूत होता है, एक समाज मजबूत होता है। इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे मिली है।
जी बिल्कुल सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का रुख कर लेते हैं। ब्रेक के बाद गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास मुलाकात। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगला सवाल मेरा होगा अग्निवीर योजना को लेकर। अग्निवीर योजना आप लेकर के आए, लेकिन लगातार विपक्ष उस पर सवाल उठाता रहा। देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, अग्निवीर योजना सिर्फ हमारे देश में नहीं है, जी लगभग 9-10 देशों से अधिक देशों में ये योजना चल रही है। क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है, पहले आमने सामने का युद्ध हुआ करता था, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। ड्रोन से लड़ाई होती है, रोबोट से लड़ाई होती है। और अगर हमारा सैनिकों की क्षमता नहीं होगी, अग्निवीर को लाने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि यहां का, देश का हर दूसरा नागरिक सैनिक के रूप में तैयार हो। जी जिस प्रकार से आज भारत, चाइना, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और अक्सर पाकिस्तान, चाइना और बर्मा के अंदर छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। भारत की सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई सैन्य अधिकारियों से चर्चा कर अन्य देशों में जो जहां पर यह लागू है, उसका अध्ययन करने के बाद इसको लागू किया है। और इसमें यह भी सुनिश्चित किया है कि 25% जवानों को रेगुलर उसमें भर्ती कर लिया जाएगा। अभी केंद्र की सरकार ने एक फैसला और किया है जी कि 10% जवानों को पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाएगा। अन्य लोगों को जो प्रदेश की सरकारें हैं वो पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगी, और इनका कोई फिजिकल व रिटन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। यही वो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब पुलवामा पर हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान नियत थे, जवानों को मारा गया था, वो शहीद हुए थे, तो मोदी जी ने कहा था स्थान भी हम तय करेंगे, जी दिन भी हम तय करेंगे, और इनकी मौत का बदला लिया जाएगा। और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादी कैंपों को तहस नहस किया। 300 से अधिक मिलिटेंट्स को वहां पर, आतंकवादियों को हमारी सेना द्वारा मारा गया। और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारे कांग्रेस के मित्र उसका सबूत मांग रहे थे। जनरल विपिन रावत जी उस टाइम हमारे सेना अध्यक्ष थे, और यही हमारे कांग्रेस के मित्र हैं। इनके अगर बयान देखो, इन्होंने जनरल रावत को गली का गुंडा कहा था। और यही कारण है कि अग्निवीर का इतना प्रचार करने के बाद भी जो हमारे सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। जी देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक
हमारे उत्तराखंड से होता है। आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व ही हमारे 5 जवान जो 22 गढ़वाल के थे वो शहीद हुए। जी 15 तारीख को 4 जवान हमारे वहाँ जो दार्जिलिंग और राजस्थान के थे वो शहीद हुए हैं। जी लेकिन अधिकांश हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद होते हैं। और जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिन तो लोग उसके घरों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं। अब बाद में लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, जी चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी उसको सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक 26 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 7 पाइपलाइन पर हैं। अभी आते ही मुझे किसी मीडिया कर्मी का फोन आ रहा था। और ये जो हमारे 5 जवान शहीद हैं इनको भी हम सरकारी नौकरी इनके परिजनों को हम देने वाले हैं। मैंने कहा ना, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। जी मुझे याद है जब मैं अभी इन शहीदों के परिवार में मैं गया और मैंने जो वहां का दृश्य देखा, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी दादी मुझसे चिपट कर रोने लग गई। और जब मैंने उसकी 2.5 माह की बच्ची को मैंने गोदी में पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि कितनी पीड़ा से वो परिवार गुजर रहा होगा। जी लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। यही कारण है कि अग्निवीर का जितना भी दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया, जो सैनिक बहाली प्रदेश हैं जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, हिमाचल की भी ये स्थिति है, वहाँ की भी परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा पर है, यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी यहाँ की 5 सीटें और हिमाचल की 4 सीटें हमने जीती हैं। और लगातार हमारी सैनिक परिवारों से, सैनिकों से बात हो रही है। वो अधिकतर इस बात से सहमत है कि जब सामने 32 साल का जवान होगा, जी 28 साल का जवान होगा और यहाँ 50-55 साल का जवान होगा तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए अग्निवीर योजना का लाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो अपने 4 साल की सेवा पूरी करेगा, एक उसको हैंडसम अमाउंट जी मिल सकता है जिससे कोई रोजगार भी कर सकता है। और अधिकतर लोगों को समावित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। सर, उत्तराखंड के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां से तस्वीरें आती हैं कि रोड कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है। उसके लिए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूं एवं पूर्व ग्राम विकास मंत्री गिरिराज जी का, कि जो हमारी 250 तक की आबादी है उसको हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के माध्यम से अभी तक 10,000 करोड़ से अधिक हमारी सरकार को केंद्र सरकार से मिला है। और अभी शीघ्र एक मीटिंग माननीय शिवराज जी ने, हमारे ग्राम विकास मंत्री बने हैं, हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि ये जो मानक हैं 2011 के हैं। जी 2011 में जिनकी आबादी 250 थी उनको जोड़ने के उसके, और क्योंकि आज हम 2024 में पहुंच गए हैं तो आज के गणना के अनुसार हमें और सड़कें मिलें, इसका प्रस्ताव बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा है। शीघ्र भारत सरकार से हमारी मीटिंग हो रही है
और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो अधिक से अधिक सड़कें उसमें स्वीकृत होंगी। और जो इसके मानक में नहीं आ रही हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने इसकी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्वीकृत की है। जो उसके दायरे में नहीं आएंगे उसको उस योजना के माध्यम से हम जोड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे गांव मुख्य मार्गों से जुड़े। सर, गांव में जो गरीब हैं उनको आवाज़ देने की भी बात कही गई, किस तरह से अब वो पूरा कर रहे हैं आप लोग उनका सपना? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जिन्होंने काम किया, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी की, उसकी पत्रावली पर साइन किया जी। और दूसरी पत्रावली पर उन्होंने जो हस्ताक्षर किए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और मुझे कहते गर्व होता है कि ये भाग मेरे पास है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आगे हम चल रहे हैं और आगे भी जो प्रस्ताव हम आ रहे हैं उनको भारत सरकार को हम भेजेंगे और लोगों को ग्रामीण आवास देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य सरकार में रहते हुए 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या देखिए, 3 साल के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, अगर आप देखें, धामी जी चेहरे से जितने मासूम व सरल लगते हैं, निर्णय लेने में उतने भी कठोर हैं। क्योंकि मेरे से उनकी नज़दीकी है, मैं लगातार उनके साथ रहता हूं। नकल कानून, जी। जो नकल हमारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, ब्रिलियंट बच्चे रह जाते थे, नकलची पास हो जाते थे, सबसे सख्त नकल कानून बनाने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। धर्मांतरण कानून, हमारी बेटियों को बहलाकर फुसलाकर हिंदू नाम लेकर फंसाया जाता था, उनसे विवाह कर लिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन तक किया जाता था और उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। सबसे सख्त धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। यूसीसी लागू करने वाला देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य है। 9 नवंबर से यूसीसी यहां पर लागू हो जाएगा। जी। इसी प्रकार दंगा विरोधी कानून, जब वनफुल की घटना हुई, लोग बड़े चिंतित थे। जिस सख्ती से उस पर काबू किया और उसके बाद दंगा विरोधी कानून हमने पास किया कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा उसकी क्षतिपूर्ति उस दंगाई से होगी। ऐसे सख्त फैसले धामी जी ने लिए हैं और आज अन्य राज्य भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैं धामी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, आपने खास मुलाकात में समय दिया। गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, तमाम विषयों पर उन्होंने आज हमसे बातचीत की है। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। नमस्कार, HNN का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान हैं हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? बड़ा उतार चढ़ाव भी हमने देखा और आज आप राज्य में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। किस तरह का आपका सफ़र रहा? देखिए, राजनीति से मेरा या मेरे परिवार का दूर दूर का भी नाता नहीं था। जी। मेरे 8 भाई फौज में थे। मेरे ताऊ जी फौज में, मेरे चाचा जी फौज में, मेरे पिताजी फौज में। मैं भी 76 से लेकर 83 तक गढ़वाल राइफल में एक सिपाही के रूप में मैंने सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं तो बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया। मुझे घटना याद आती है, 1985 की थी और हरबंस कपूर जी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनका चुनाव था। उनका भतीजा योगराज कपूर मेरा मित्र था, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है।
और प्रकाश सुमन ध्यानी जी मेरे आवास पर आए। मैं घर के बाहर ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मुझसे कहने लगे, यार उसने कहा मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने यहाँ पर बस्ता लगाना है। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बस्ता क्या चीज़ होती है। उन्होंने बताया कि बाहर जब लोग वोट डालने जाते हैं तो वोटर लिस्ट से जो टिक करते हैं उसको बस्ता कहते हैं। तो बाई एक्सीडेंट में पॉलिटिक्स में आया, मैंने बस्ता लगाना शुरू किया और लगातार संघर्ष करते हुए पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने एक बूथ के अध्यक्ष से काम शुरू किया, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष प्रभारी, फिर पार्टी का मंडल का जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, स्थायी निकाय का प्रदेश अध्यक्ष करते हुए 2007 में मुझे पार्टी ने राजपुर विधानसभा से लड़ने का मौका दिया और मेरे सामने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी था, सीएम का दावेदार था। लगभग 3660 मतों के अंतर से मैंने उनको हराया और उसके बाद जब मेरी सीट रिजर्व हो गई जी। तो पार्टी में कुछ चाहने वाले होते हैं, जिस सीट पर मुझे भेजा गया उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी। हमारे कामना मंत्री थे, नारायण सिंह राणा, उनकी जमानत जब्त हुई थी, एक प्रत्याशी और थे, तो उन्होंने मुझे निपटाने के लिए वहाँ भेजा था कि गणेश जोशी वहाँ जाएगा, निपट जाएगा। लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। वहाँ से पहला चुनाव 9,746 वोट से, दूसरा 12,500 वोट से, तीसरा 15,000 वोट से और आज चौथी बार उस क्षेत्र से विधायक हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने केंद्र का, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, कि मुझे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद धामी जी जब मुख्यमंत्री बने फिर बनाया गया जी। और 2022 के बाद फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और मेरी कोशिश रहती है कि कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है मैं उसके साथ न्याय करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा औरों से मैं अलग दिखाई देता हूँ और चर्चाओं में भी रहता हूँ। जी। तो सर, एक गरीबी वाले दौर का भी आप जिक्र करते हैं। देखिए, मैंने भूख भी देखी है, मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने राशन की लाइन भी देखी है, मैंने सिटी बस का सफ़र भी किया है। और बचपन में जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, चौथी क्लास तक मुझे एक सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया और जब मैं 5वीं क्लास में गया तो छोटे भाई बहनों को वहाँ पर डाल दिया गया और मुझे जो टाट पट्टी वाला इसमें तख्ती को ऐसे काला करके घोटते हैं वहाँ भेजा गया। और गर्मियों की छुट्टी में हर की पौड़ी में मैंने गुब्बारे बेचे, तो मुझे अपना अतीत हमेशा याद रहता है। और मुझे वो भी याद है जिस मसूरी का मैं आज 3 बार मुझे वहाँ के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। एक बार वहाँ मैं पिकनिक जा रहा था, मैं 1972 की शायद घटना, 71-72 की। तो उस ज़माने में क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे और जो सेकंड वर्ल्ड वार में थे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। पहले मुझे 96 में मिलता था, जब मैं 9th में गया 120 हो गया। तो एक 2 पैंट कमीज हमारे पास हुआ करती थी, एक जूते थे, दूसरी पहनते थे। और एक बार जब मैं पिकनिक जाना था हमने, और मैं अपनी पैंट कमीज प्रेस कराने धोबी के पास ले गया, साइकिल हुआ करती थी। जब प्रेस कराकर वापस ले जा रहा था, जो साइकिल का कैरियर लूज था, वहां से पैंट कमीज निकली और क्या बोलते हैं उसको, फ्राइवल बोलते हैं, जिसमें दांत होते हैं जी। उसमें फंस गई, बिल्कुल क्रश हो गई। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। फिर मैंने जो कपड़े पहन रखे थे
उनको धोया, अब उनको सुखाएं कैसे, धोबी बंद हो गया था। फिर घर में जो प्रेस थी उसको ढूंढा तो उसमें जंग लगा हुआ था, उसको रेगमार से साफ किया। फिर कोयले के चूल्हे से उसको गर्म किया, उससे उन कपड़ों को सिखाया और उसको पहनकर मैं मसूरी गया था। आज मसूरी की मान जनता ने मुझे 3 बार वहां से विधायक बना दिया। एक घर भी था सर आपका, जो आप बताते हैं कि बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कतें होती थी। देखिए, हम हरिद्वार में इस मकान में रहते थे। मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता था, तो वो उसको रिपेयर नहीं करता तो छत टपकती थी, और जब बारिश होती थी तो हम 5 भाई बहन एक टब लगाकर उसके किनारे ऐसे बैठ जाते थे। और आज प्रभु की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मैं इस लायक हो गया हूं कि आज मेरे पास कोई आता है तो मेरी छत अगर छू रही थी, मुझे टीन चाहिए, मुझे टीन दे देता हूँ। किसी को कहता है मुझे पॉलीथीन चाहिए, जो भी मुझसे मदद होती है, तो आज ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है। और मेरी कोशिश रहती है कि ईश्वर ने अगर आपको शक्ति दी है, उसका सदुपयोग जनता के लिए, जनता के हित के लिए, समाज के लिए होना चाहिए। और मैं इसी भावना से काम करता हूँ। यही कारण है कि कई विरोध होने के बावजूद मेरे खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र चलते रहते हैं, और हमेशा मैं सफल रहता हूँ। कैबिनेट मंत्री का दायित्व आप संभाल रहे हैं, कि कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकता हैं जिनको आप रखते हैं प्राथमिकता पर? देखिए, सबसे पहले, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, मेरे परिवार से भी 1980 में मेरी कजन, जो मामा जी की बेटी है, उसका हस्बैंड श्रीलंका में एक एम्बुश में मारे गए थे। उसमें मेरी भांजी 2.5 साल की थी, अब तो उसकी शादी हो गई है। और हमने मंत्री बनते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। आपको ध्यान होगा, एक शहीद सम्मान यात्रा हमने पूरे प्रदेश में निकाली थी। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इस काम को हम कर रहे हैं। और सैन्य धाम, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प है, उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं जी। और उसको हमने अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिस्थापित किया है। और जब शहीद सम्मान यात्रा हम निकाल रहे थे और बागेश्वर में एक घर में मैं उस पवित्र माटी को लेने जब वहां पर गया, तो बहन चिपटकर मुझसे रोने लग गई। उसने कहा, कभी हमने सोचा नहीं था, वो उसका भाई था, कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार जब हम अमर जवान ज्योति के नीचे उसको साबित कर रहे थे, तो कई वीर माताएं, वीर बहनें मुझसे चिपटकर रोने लग गई। कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे पति को उतना सम्मान मिलेगा। तो हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि सैन्य धाम को शीघ्र ही पूरा करके, अभी उस दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भाई उस के अध्यक्ष भी हैं, उसमें तय किया है कि किसी भी सी में 15 अक्टूबर तक उसको पूरा करके यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। दूसरा, कृषि विभाग मेरे पास है जी। आज कृषि में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है। पहले 7.70 लाख हेक्टेयर में हम खेती करते थे, जो आज घटकर
5,80,000 हेक्टेयर हो गया है, लेकिन हमारा उत्पादन बढ़ा है। पहले जहां 16 लाख मीट्रिक टन हम उत्पादन करते थे, आज हमारा उत्पादन 19,20,000 मीट्रिक टन हो गया है। इसका मतलब कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जी हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। आज एप्पल के क्षेत्र में हम कश्मीर व हिमाचल के बाद तीसरे स्थान पर हैं, और आज हाई डेंसिटी का जो हम एप्पल लगा रहे हैं, पहले सेब जो है 5-6 साल में फल देता था। आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लेकर आ रहे हैं जी 2 साल में फल दे रहा है, पहले 1.5 साल में फल दे रहा है। पहले 6.5 किलो देता है, फिर 22 किलो देता है, फिर 24.5 किलो देता है। अभी जब मैं रामगढ़ के दौरे पर था, हमारी एप्पल की बेल्ट है, और मुझे किसान अपने घर ले गए, कहने था हमारा सेब जो है मंडी वाले नहीं ले रहे हैं। जब मैंने मंडी के एमडी को फ़ोन किया, मुझे बताया गया कि पिछले सीजन में इनका 9,000 टन सेब आया था, इस बार अभी तक 14,000 टन आ चुका है, और लगभग 8-9 हज़ार और बाकी है। इसका मतलब हमारा उत्पाद बढ़ा है। जी इसी प्रकार मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, क्योंकि ग्राम विकास विभाग भी मेरे पास है। जी पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक हम 93,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बना चुके हैं, और मुझे तो लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है उससे कहीं आगे हम जाने वाले हैं। मैं देखता हूं कि आज हमारी समूह की बहनें जी आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मैं उधम सिंह नगर का प्रभारी हूँ। वहाँ एक कार्यक्रम में जब वहाँ पर 2,000 से करीब समूह की हमारी बहनें वहाँ पर थी, और मैंने उनसे जब सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये बताओ, उस समय मोदी जी की सरकार को 8 साल हुए थे। मैंने कहा बेटा आप ये बताओ कि आपको क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? वो अनपढ़ बहन है, उसने कहा कि जब पहले हमें पैसों की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे। आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि 1 लाख तक हम खर्च कर सकते हैं। जी समूह को हम 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारी ये बहनें मजबूत हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो एक घर मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का रुख कर लेते हैं। ब्रेक के बाद गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास मुलाकात। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगला सवाल मेरा होगा अग्निवीर योजना को लेकर। अग्निवीर योजना आप लेकर के आए, लेकिन लगातार विपक्ष उस पर सवाल उठाता रहा। देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, अग्निवीर योजना सिर्फ हमारे देश में नहीं है जी, लगभग 9-10 देशों से अधिक देशों में ये योजना चल रही है। क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है, पहले आमने सामने का युद्ध हुआ करता था,
आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रोन से लड़ाई होती है, रोबोट से लड़ाई होती है, और अगर हमारा सैनिकों की क्षमता नहीं होगी, अग्निवीर को लाने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का, देश का हर दूसरा नागरिक सैनिक के रूप में तैयार हो। जी जिस प्रकार से आज भारत, चाइना, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और अक्सर पाकिस्तान, चाइना और बर्मा के अंदर छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। भारत की सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई सैन्य अधिकारियों से चर्चा कर अन्य देशों में जो जहां पर यह लागू है उसका अध्ययन करने के बाद इसको लागू किया है, और इसमें यह भी सुनिश्चित किया है कि 25% जवानों को रेगुलर उसमें भर्ती कर लिया जाएगा। अभी केंद्र की सरकार ने एक फैसला और किया है जी कि 10% जवानों को पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाएगा। अन्य लोगों को जो प्रदेश की सरकारें हैं वो पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगी, और इनका कोई फिजिकल व रिटन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। यही वो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब पुलवामा पर हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया था, वो शहीद हुए थे, तो मोदी जी ने कहा था स्थान भी हम तय करेंगे, जी दिन भी हम तय करेंगे, और इनकी मौत का बदला लिया जाएगा। और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादी कैंपों को तहस नहस किया। 300 से अधिक मिलिटेंट्स को वहां पर, आतंकवादियों को हमारी सेना द्वारा मारा गया। और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारे कांग्रेस के मित्र उसका सबूत मांग रहे थे। जनरल बिपिन रावत जी उस टाइम हमारे सेना अध्यक्ष थे, और यही हमारे कांग्रेस के मित्र हैं। इनके अगर बयान देखो, इन्होंने जनरल रावत को गली का गुंडा कहा था। और यही कारण है कि अग्निवीर का इतना प्रचार करने के बाद भी जो हमारे सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। जी देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व ही हमारे 5 जवान जो 22 गढ़वाल के थे वो शहीद हुए हैं। जी 15 तारीख को 4 जवान हमारे वहाँ जो दार्जिलिंग और राजस्थान के थे वो शहीद हुए हैं। जी लेकिन अधिकांश हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद होते हैं। और जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिन तो लोग उसके घरों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं। अब बाद में लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा
जी। चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी उसको सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक 26 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 7 पाइपलाइन पर हैं। अभी आते ही मुझे किसी मीडिया कर्मी का फोन आ रहा था। और ये जो हमारे 5 जवान शहीद हैं, इनको भी हम सरकारी नौकरी इनके परिजनों को हम देने वाले हैं। मैंने कहा ना, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। जी। मुझे याद है जब मैं अभी इन शहीदों के एक परिवार में मैं गया और मैंने जो वहां का दृश्य देखा, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी दादी मुझसे चिपट कर रोने लग गई। और जब मैंने उसकी 2.5 माह की बच्ची को मैंने गोदी में पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि कितनी पीड़ा से वो परिवार गुजर रहा होगा। जी। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। यही कारण है कि अग्निवीर का जितना भी दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया, जो सैनिक बहाली प्रदेश हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, हिमाचल की भी ये स्थिति है, वहाँ की भी परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा पर है, यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी। यहाँ की 5 सीटें और हिमाचल की 4 सीटें हमने जीती हैं। और लगातार हमारी सैनिक परिवारों से, सैनिकों से बात हो रही है, वो अधिकतर इस बात से सहमत है कि जब सामने 32 साल का जवान होगा, 28 साल का जवान होगा और यहाँ 50-55 साल का जवान होगा तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए अग्निवीर योजना का लाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो अपने 4 साल की सेवा पूरी करेगा, एक उसको हैंडसम अमाउंट जी। मिल सकता है, जिससे कोई रोजगार भी कर सकता है। और अधिकतर लोगों को समावित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। सर, उत्तराखंड के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां से तस्वीरें आती हैं कि रोड कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है। उसके लिए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूं, एवं पूर्व ग्राम विकास मंत्री गिरिराज जी का, कि जो हमारी 250 तक की आबादी है उसको हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के माध्यम से अभी तक 10,000 करोड़ से अधिक हमारी सरकार को केंद्र सरकार से मिला है। और अभी शीघ्र एक मीटिंग माननीय शिवराज जी ने, हमारे ग्राम विकास मंत्री बने हैं, हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि ये जो मानक हैं 2011 के हैं। जी। 2011 में जिनकी आबादी 250 थी, उनको जोड़ने के उसके, और क्योंकि आज हम 2024 में पहुंच गए हैं, तो आज के गणना के अनुसार हमें और सड़कें मिलें, इसका प्रस्ताव बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा है। शीघ्र भारत सरकार से हमारी मीटिंग हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी अधिक से अधिक सड़कें उसमें स्वीकृत होंगी। और जो इसके मानक में नहीं आ रही हैं, मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इसकी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्वीकृत की है। जो उसके दायरे में नहीं आएंगे उसको उस योजना के माध्यम से हम जोड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे गांव मुख्य मार्गों से जुड़े। सर, गांव में जो गरीब हैं उनको आवाज़ देने की भी बात कही गई, किस तरह से अब वो पूरा कर रहे हैं आप लोग उनका सपना? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जिन्होंने काम किया, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी की, उसकी पत्रावली पर साइन किया। जी। और दूसरी पत्रावली पर उन्होंने जो हस्ताक्षर किए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और मुझे कहते गर्व होता है कि ये विभाग मेरे पास है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आगे हम चल रहे हैं।
और आगे भी जो प्रस्ताव हम आ रहे हैं उनको भारत सरकार को हम भेजेंगे और लोगों को ग्रामीण आवास देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य सरकार में रहते हुए 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 3 साल के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, अगर आप देखें, धामी जी चेहरे से जितने मासूम व सरल लगते हैं, निर्णय लेने में उतने ही कठोर हैं, क्योंकि मेरे से उनकी नज़दीकी है, मैं लगातार उनके साथ रहता हूं। नकल कानून, जो नकल हमारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, ब्रिलियंट बच्चे रह जाते थे, नकलची पास हो जाते थे, सबसे सख्त नकल कानून बनाने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। धर्मांतरण कानून, हमारी बेटियों को बहलाकर फुसलाकर हिंदू नाम लेकर फंसाया जाता था, उनसे विवाह कर लिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन तक किया जाता था और उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। सबसे सख्त धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। यूसीसी लागू करने वाला देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य है। 9 नवंबर से यूसीसी यहाँ पर लागू हो जाएगा जी। इसी प्रकार दंगा विरोधी कानून, जब वनफूल की घटना हुई लोग बड़े चिंतित थे, जिस सख्ती से उस पर काबू किया और उसके बाद दंगा विरोधी कानून हमने पास किया कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा उसकी क्षतिपूर्ति उस दंगाई से होगी। ऐसे सख्त फैसले धामी जी ने लिए हैं और आज अन्य राज्य भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैं धामी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, आपने खास मुलाकात में समय दिया। गणेश जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, तमाम विषयों पर उन्होंने आज हमसे बातचीत की है। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।